सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आज का मुख्य विषय है, शिक्षकों को भी आईएएस संवर्ग देने का प्रस्ताव रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उड़ीसा ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है कि बहुत बड़ी खुशखबरी उच्चतम शिक्षा के लेवल पर है। तो जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी। भुवनेश्वर, उड़ीसा नई शिक्षा नीति में बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन, वेतन वृद्धि और मेरिट के आधार पर उच्चतम स्तर तक पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। उड़ीसा में यह परिकल्पना साकार होते दिख रही है। उड़ीसा में उच्च शिक्षा विभाग में पहली बार उड़ीसा शिक्षा सेवा कैडर के अध्यापकों को भी आईएएस के रूप में पदोन्नति देने की सिफारिश की गई है। गैर प्रशासनिक सेवा वर्ग की गिनी चुनी सेवाओं के अफसरों को यह मौका मिलता है। जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो आयोग की परीक्षाएं होती हैं, आयोग की परीक्षा क्वालिफाई करके आयोग स्तर की सेवाएं होती हैं, तो उनमें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि प्रशासनिक, जैसे कि सचिव स्तर तक जो है कि पदोन्नति उनको देने की बात कही गई है, और आईएएस स्तर की पदोन्नति उनको देने की बात है। वेतन वृद्धि और वो सारे अवसर उन लोगों को केवल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने वाले प्राध्यापकों को दिया जाएगा, अध्यापकों को दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और देश का उड़ीसा यह पहला राज्य होने जा रहा है जो इस तरीके का प्रस्ताव अध्यापकों के सामने में शिक्षा के क्षेत्र में लाया है। तो इसके अलावा गाइज बात करते हैं बीएड ब्रिज कोर्स की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय उच्च हाई कोर्ट नैनीताल में बीएड ब्रिज कोर्स की याचिका की सुनवाई चल रही है, और उसमें क्या नया होने वाला है ये भी आप देख रहे होंगे कि जैसा कि आपने देखा कि हमारी सुनवाई जो है 17 सितंबर को थी। 17 सितंबर को हमारी केस में सुनवाई तो हुई, लेकिन मेन फोकस जो था सीटेट जनवरी 2021 पर था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे केस की सुनवाई में जो बात हुई थी, एक हमारे में ऑब्जेक्शन किया हुआ था। वो ऑब्जेक्शन जो है कि हमारे यहाँ जो है कि क्लियर हो गया, उसको अपॉइंट कर लिया गया है। वो ऑब्जेक्शन भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो है कि सुनवाई के लिए हमारे सारे रास्ते जो है कि क्लियर हो गए हैं। तो वो भी इस मामले में 22 तारीख को बहुत तगड़ी सुनवाई होगी अब। तो कहीं न कहीं जो है कि सरकार ने हमारे काउंटर ऑब्जेक्शन किया हुआ था, तो उस काउंटर ऑब्जेक्शन को भी हमारा क्लियर हो गया है। वो भी जो है कि हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस में हैं और हमारी सुनवाई भी होती है। लेकिन मेन फोकस 17 तारीख को भी जो है कि सीटेट जनवरी 2021 पर किया गया है। जैसा कि सीटेट के विषय में मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा जो है कि जनवरी में सीटेट को अंडरटेकिंग कर दिया गया था। लेकिन जब माननीय जज श्रीमान मनोज तिवारी जी के द्वारा जो है कि भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करने की बात कही गई कि उन्होंने कुछ अलग डिसीजन दिया था। लेकिन परसों जब केस में सुनवाई हुई 17 तारीख को, तो कि देखा गया कि ये केस अंडरटेकिंग था। तो माननीय आलोक कुमार वर्मा और श्रीमान आर.एस. चौहान जी की कोर्ट के द्वारा जो है कि सचिव को जो है कि वर्चुअल उपस्थित होने के लिए इसको सचिव स्तर पर टाल दिया गया है। अब देखिए, अगर 22 तारीख को माननीय सचिव जो है कि हाई कोर्ट नैनीताल में उपस्थित होते हैं तो वो क्या डिसीजन देते हैं। अगर जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में रीअप्लाई के लिए जो है कि कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो इस भर्ती प्रक्रिया में देर लगने की संभावना है। इसके अलावा जो है कि NIOS DLED वाली माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में चले गए हैं, और अब हमारी जो है कि इसके अलावा जब परसों को अगर इसमें डिसीजन आ जाता है, अनुपंथ वाले मामले में डिसीजन आ जाता है, तो फिर हम लोग अकेली पार्टी हाई कोर्ट में रह जाते हैं। तो हमारा डिसीजन क्या होगा, ये थोड़ा एक आध सुनवाई और लग जाएंगी मुझे लग रहा है, लेकिन डिसीजन आना तो तय है। इतना आप लोग भी समझ रहे हैं कि डिसीजन बिल्कुल आएगा बीएड ब्रिज कोर्स में, क्योंकि बीएड ब्रिज कोर्स को ऑलरेडी जो है कि सेवा नियमावली में तो कंसीडर है, लेकिन कि हम लोगों को हमारा राइट नहीं मिल रहा है।
तो हम लोग राइट के लिए फाइट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा हक है, एक्चुअल हक है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए हम सब तरीके से योग्य हैं, तो हमें योग्यता के आधार पर हमें सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं लिया जाए, यही हमारी याचिका है। अगर हमारी योग्यता कंप्लीट है तो कंप्लीट योग्यता को क्यों नहीं लिया जा रहा है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो योग्यता होती है, जैसे कि सरकार कहती है कि नियम 9 के तहत जो है कि विभागीय DLED वाले जो हैं कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य हैं, पहली प्रायोरिटी हम लोग उनको देंगे। लेकिन कहीं न कहीं NCT ने ये भी कह दिया है कि B.Ed वालों को भी जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए 6 महीने का विशेष कोर्स करना पड़ेगा, जिसका नाम उन्होंने ब्रिज कोर्स का दिया है। और दूसरी बात ये बता दूं कि 2018 से मार्च 2019 के बीच जितने भी ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम हमारे स्टेट में हुआ, तो वो राज्य स्थापना के बाद पहला एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो NCT द्वारा मान्यता प्राप्त है। इससे पहले जो है कि जो हमारे राज्य के अंतर्गत जो है कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अर्थात डाइट थे, तो डाइट में 2000 से 2016 तक विशिष्ट BTC या विशिष्ट DLED के लिए NCT की मान्यता नहीं थी, जिस कारण से जो राजकीय सेवा में थे, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक थे या बहुत सारे शिक्षक जो प्रोन्नत होकर के जो है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत थे, तो उन लोगों की नौकरी में एक बार के लिए खतरा आ चुका था। लगभग 13,500 शिक्षक वो लोग थे, तो उन लोगों के नौकरी में भी खतरा आ गया था, क्योंकि उनकी विशिष्ट BTC या विशिष्ट DLED जो है कि मान्यता प्राप्त NCT से मान्यता प्राप्त नहीं था। तो और बहुत सारा जो है कि शिक्षक नेताओं के द्वारा भी सरकार पर दबाव डाला गया। दबाव के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जो है कि रमेश चंद्र पोखरियाल जी के पास गए। रमेश चंद्र पोखरियाल जी ने जो है कि उसकी मान्यता कहीं न कहीं जो है कि करवा दी थी। उससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है कि कहा था कि नहीं, आप लोगों को भी ये कोर्स करना ही पड़ेगा। लेकिन जब नई सरकार आई, मोदी सरकार पुनः दोबारा आई, तो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय निशंक जी, रमेश चंद्र पोखरियाल जी जो हैं बने, तो उन्होंने जो है कि उत्तराखंड की जो राजकीय शिक्षकों की परेशानी थी, उस परेशानी को समझते हुए, क्योंकि उनकी जो 6 महीने के विशिष्ट BTC या विशिष्ट DLED था, तो उसे जो है कि मान्यता दिलाने का प्रयास करा और उन्हें मान्यता दिला दी। तो इस समय जो है कि फिर हमारे साथ सिर्फ 2016 के बैच के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त सहायक अध्यापकों ने ही हमारे साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि 2016 में ही इसका सर्कुलर जो है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय उत्तराखंड में लागू हो चुका है। हम लोग कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। ये बात मैं आप लोगों से पहले से कह रहा हूँ, अब भी इस बात को कह रहा हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूँ गाइज, जो NCT ने जिन लोगों की जो के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य करने का नियम बनाया था, उसमें हमारे जो हैं कि CPED वाले और DPED वाले, BPED वाले कैंडिडेट भी थे। जो लोग जो हैं CPED BPED वाले थे, यानी कि जितने भी व्यायाम शिक्षक जो हैं कि 96 से 2006 तक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए थे, उन सभी शिक्षकों के लिए भी जो है कि ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से था। और ब्रिज कोर्स ही अनिवार्य रूप से नहीं था, उन लोगों के लिए द्विवर्षीय NIOS DLED अनिवार्य था। बाद में सरकार ने उन सभी लोगों को मान्यता दे दी जो व्यायाम शिक्षक हैं। आप लोग समझ रहे हैं, व्यायाम शिक्षक। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी जो हैं कि राज्य के अंदर अल्पसंख्यक जो विद्यालय चलते हैं, वो आप समझ रहे हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी स्कूल हैं, कुछ एक विशेष प्रकार के स्कूल होते हैं हमारे स्टेट में। उन स्टेटों के शिक्षकों ने भी हमारे साथ इस तरीके का द्विवर्षीय जो है कि DLED करा। और जो लोग LT थे, जो लोग एक LT ट्रेनिंग होता है, वह लखनऊ से होती थी, LT ट्रेनिंग वाले जो भी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक थे, उन लोगों ने ब्रिज कोर्स किया। ऐसा मैं आपको करेक्ट जानकारी देता हूं। बहुत सारे साथी जो B.Ed ब्रिज कोर्स वाले हैं, उन्होंने देखा होगा कि राजकीय विशेष विद्यालयों में, जैसे कस्तूरबा गांधी है या अन्य आवासीय विद्यालय हैं, उन अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में कार्यरत चाहे B.Ed शिक्षक हो, चाहे LT शिक्षक हो, LT प्रशिक्षित हो या B.Ed प्रशिक्षित हो, उन्होंने भी ब्रिज कोर्स हमारे साथ किया। जैसा कि गाइज आप मानते हैं
कि इन सब चीज़ की जानकारी मैं क्यों दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेवाओं में थे, जैसे CPET वाले हों, DPET वाले हों, BPET वाले हों। 2006 तक इन लोगों को भी सामान्य तौर पर जो है प्राथमिक विद्यालयों में लिया जाता था, क्योंकि ये अधिकतर जो है कि ब्लॉक कैडर बनता था। जो चयन प्रक्रिया का कैडर था जिला स्तर में होता था, लेकिन लोगों को ब्लॉक कैडर दिया जाता था। तो ब्लॉक कैडर, जैसे कि अभी जो है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो है कि ट्रांसफ़र का जो है कि ब्लॉक कैडर बना रखा है, एक ब्लॉक कैडर का है। तो इस तरीके से ज़्यादा मैं तो जानकारी नहीं रखता हूँ, फिर भी इन कैडर कौन सा कैसा बना है, इस कैडर में बहुत सारे लोग जो हैं कि जानते हैं कि ऐसा कैडर है करके। तो CPET BPET ये लोगों के लिए जो है कि उस समय भी ये व्यायाम शिक्षक होते थे। व्यायाम शिक्षक को जो है कि चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत कम पढ़ाई जाती थी, उनको जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ाई जाती थी। इस कारण से उन लोगों को द्विवर्षीय DLED करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन लोगों को भी अप्रशिक्षितों की श्रेणी में रखा गया था, वो लोग भी प्रशिक्षित नहीं थे। ये RT एक्ट 2009 जब से देश में लागू हुआ, तब से देखा गया कि कितने भी पूरे देश में कितने अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। तो गाइज इसमें एक कमेटी बैठी और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो है कि 2017 में एक प्रावधान बना के पूरे देश लेवल में, तो इस तरीके से हमें NIOS से DLED जो है कि और BED जो है कि जो हमारा जो ऑथराइज इंस्टीट्यूशन है वो जो है कि जिसको NCT ने ऑथराइज किया था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उसको जो NIOS को जो है कि ऑथराइज किया गया, कि जैसा कि अब आप लोग समझ रहे होंगे एक ही बार अभी तक ऑथराइज किया। अगर जैसे NIOS के पास अथॉरिटी होती तो अभी भी वो जो है कि ब्रिज कोर्स करा लेता, अभी भी DLED करा लेता। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अधिक से अधिक। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ब्रिज कोर्स और NIOS DLED वाले मामले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मामले हों, उत्तर प्रदेश में भी BED ब्रिज कोर्स का व्यापक स्तर पर वो चल रहा है, मुद्दा चल रहा है। इस समय जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुद्दा चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में लगभग 66,000 शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में भी ये चल रहा है। चाहे वो नागालैंड का हो, मिजोरम का हो, छत्तीसगढ़ का हो, भोपाल का हो, तो यहाँ सभी जगह, और राजस्थान का हो, ये सभी स्टेटों में BED ब्रिज कोर्स का मुद्दा चल रहा है। इन सभी स्टेटों के लोगों से भी कह रहा हूँ कि प्लीज़, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए, को बॉन्डिंग करनी चाहिए, यानी कि हम लोग जो है कि एक कोऑपरेशन करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए। उस कोऑपरेशन में क्या बनता है, क्या डिसीजन निकलता है, उस कोऑपरेशन को आगे ले जा करके हम लोग जो भी जितने भी बाहर के प्रदेशों के लोग उत्तराखंड BED ब्रिज कोर्स की याचिकाओं के बारे में सुन रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह बोरा है। सुरेंद्र सिंह बोरा का अपना YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल में जा कर के आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के मैं हर मैसेज को देखता हूँ, हर किसी बंदे का, चाहे वो उत्तराखंड का हो या बाहर का हो, किसी भी बंदे का मैं मैसेज नहीं छोड़ता हूँ, उसको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। लाइक तो ज़रूर करता हूँ कि हाँ, मैंने उनका मैसेज देख लिया है, उनके मैसेज को पढ़ रहा हूँ, मैं हर किसी के मैसेज को पढ़ रहा हूँ। तो गाइज, आप देखिएगा, और जितने भी बाहर के प्रदेश के लोगों के भी ये मुद्दा उठा हुआ था, इस मुद्दे को हम आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।